नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। और इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम बात करेंगे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र कि राजस्थान में कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं और उन भौगोलिक क्षेत्र को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः जब हम भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो भू आकृति प्रदेश या राजस्थान के भौतिक प्रदेश से प्रश्न आते हैं। और हमने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 50 जिलों के अनुसार पहले अध्ययन किया था, लेकिन अब जब राजस्थान में नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो 7 संभाग और 41 जिले बनाए गए हैं, तो 41 जिलों के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र क्या है या उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही यहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में, जो राजस्थान के सबसे उत्तर में, जिसे हम गग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो देखिए, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र। अब यहां पे समझना कि जब हम राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं गग्गर प्रदेश की। अब गग्गर प्रदेश क्या है? तो अब गग्गर प्रदेश का सीधा संबंध है गग्गर नदी से, कि जो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ यह जो क्षेत्र है, यह पूरा क्या कहलाता है? गग्गर प्रदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह जो नदी है, यह है गग्गर नदी, जो कि शिवालिक श्रेणी कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में प्रवाहित होती है। और इसीलिए गंगानगर और हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के आसपास का जो मैदानी प्रदेश या गग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को क्या कहा जाता है? गग्गर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। यह जो पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है? गग्गर प्रदेश। तो सबसे पहले तो गग्गर प्रदेश क्या है? श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में गग्गर नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी प्रदेश गग्गर प्रदेश कहलाता है। तो गग्गर प्रदेश क्या है कि गग्गर नदी के द्वारा जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो एक उपजाऊ मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है, या जो उपजाऊ मैदानी प्रदेश है वह गग्गर प्रदेश कहलाता है। और जो गग्गर प्रदेश है यह
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अर्ध शुष्क प्रदेश का यह भाग माना जाता है, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत यह शामिल है। गग्गर प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं, बांगर प्रदेश का यह भाग है, यानी कि यह राजस्थान के भू आकृति के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है उनमें जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे हम बांगर प्रदेश की संज्ञा देते हैं उसका यह भाग माना जाता है। ये कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार के मरुस्थल का भाग है या नहीं है, निम्न में से कौन सा एक अर्ध शुष्क प्रदेश है या नहीं है। तो ध्यान रखना, गग्गर प्रदेश थार के मरुस्थल का भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बांगर प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश है उसका भी यह भाग माना जाता है। और यह एक उपजाऊ प्रदेश है जहां पर चावल है, गेहूं है, कपास है, गन्ना, इनका उत्पादन होता है। और इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो गेहूं श्री गंगानगर में होता है, और सबसे ज्यादा जो है चावल हनुमानगढ़ में होता है। और खाद्यान्न की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र होने के कारण गग्गर प्रदेश को राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो श्री गंगानगर को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। और इसीलिए जब हम गग्गर प्रदेश को भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत विशेषताओं में पढ़ते हैं तो खाद्यान्न के कटोरों के रूप में या अन्न भंडार के रूप में किससे जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो श्री गंगानगर। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ जो है वह श्री गंगानगर से ही अलग हुआ है। राजस्थान के 31वें जिले के रूप में श्री गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ नया जिला बनाया गया था, लेकिन यह गंगानगर का ही भाग है। और कृषि कार्य राजस्थान में यह प्राचीन काल से किया जा रहा है, इस क्षेत्र में किया जा रहा है। इसीलिए यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि राजस्थान में अन्न का भंडार या खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो श्री गंगानगर को कहते हैं। लेकिन यदि क्षेत्र पूछा जाए कि राजस्थान में जो खाद्यान्न की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र या खाद्यान्न का भंडार किसे कहा जाएगा, तो क्षेत्र पूछा जाएगा तो गग्गर प्रदेश कहलाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो श्री गंगानगर कहलाएगा। क्लियर? चले आगे। इसके बाद एक और क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं शेखावटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश क्या है? शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के जो 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, जहां पर पहले शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था, वह क्षेत्र क्या कहलाया? शेखावटी कहलाया। सीकर,
चूरू में स्थित क्षेत्र जहां शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था, शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। यानी कि जो यहां सीकर, झुंझुनू और चूरू तीन जिलों में जो विस्तृत क्षेत्र जहां पर पहले शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी प्रदेश कहलाता है। अब शेखावटी प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें भौगोलिक विशेषता की, तो शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के लिए एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है, जिसे जोहड़ कहा जाता है। यानी कि वर्षा जल संरक्षण के लिए शेखावटी प्रदेश में कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें हम जोहड़ कहते हैं। और यहां की जो मुख्य नदी है वह कांतली नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसीलिए यह जो शेखावटी क्षेत्र है, यह अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही इसकी जो सबसे प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता है वह है यहां की भित्ति चित्र वाली हवेलियां। कि राजस्थान में भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हवेलियां आपको कहां मिलेगी? तो शेखावटी प्रदेश की मिलेगी, जिसमें झुंझुनू की हवेलियां हैं, सीकर और चूरू की जो हवेलियां हैं वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसीलिए पर्यटन विभाग ने यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2003 में फेरी क्वीन नाम से एक स्पेशल शाही ट्रेन का संचालन किया था। तो इसीलिए ध्यान रखना, शेखावटी प्रदेश का जो है प्रश्न हमें भौतिक प्रदेश से भी आता है, तो कला और संस्कृति में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियों के रूप में पूछा जाता है, जो कि राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, शेखावटी प्रदेश न कि एक भौगोलिक है, बल्कि भौगोलिक के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो गग्गर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और शेखावटी प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, तो अगला जो भौगोलिक क्षेत्र आता है उसे कहा जाता है तोराबाटी क्षेत्र। अगला है अब देखिए तोराबाटी प्रदेश क्या है। कि तोराबाटी प्रदेश सीकर और झुंझुनू में जहां जहां कांतली नदी बहती है, यानी कि सीकर और झुंझुनू में जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहां पर पहले तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, क्या कहलाया? तोराबाटी कहलाता है। यहां जो क्षेत्र है यहां है तोराबाटी, और यहां जो इसकी नदी है वह है कांतली नदी। सीकर, झुंझुनू में स्थित कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जहां
तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था। तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। तो यहां से जो हमारा प्रश्न आएगा, यानी तोरावाटी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? सीकर और झुंझुनू आते हैं, जबकि शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू, शेखावाटी में 3 जिले हैं और तोरावाटी में जो है वह 2 जिले। और यह कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, देखिए कांतली नदी शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है, लेकिन यह जहां जहां बहती है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है, क्योंकि वहां पर पहले तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था और इसीलिए यह क्षेत्र क्या कहलाया? तोरावाटी। अब तोरावाटी को लेकर जो प्रश्न विशेष रूप से आते हैं, या तो पूछा जाएगा कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो तोरावाटी कहलाता है। या दूसरा आता है राजस्थान के भाषा और साहित्य में, कि राजस्थान में तोरावाटी बोली कहां बोली जाती है, तो तोरावाटी बोली सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है। और यह जो तोरावाटी बोली है यह ढूंढानी की उपबोली के रूप में जानी जाती है, जबकि शेखावटी की बात करें, शेखावटी प्रदेश में शेखावटी बोली बोली जाती है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है, जबकि तोरावाटी यह ढूंढानी की उपबोली के रूप में जानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना, तोरावाटी और शेखावाटी का जब भी प्रश्न हमें भाषा और साहित्य से पूछा जाए तो शेखावटी बोली मारवाड़ी की उपबोली है, यानी कि पश्चिमी राजस्थानी की उपबोली है, जबकि तोरावाटी यह ढूंढानी की उपबोली यानी कि पूर्वी राजस्थानी की उपबोली के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए शेखावटी और तोरावाटी का प्रश्न हमें भाषा और साहित्य में भी मिलता है। क्लियर? इसके बाद एक और प्रदेश है जिसे हम कहते हैं डांग प्रदेश। यहां है डांग प्रदेश। या जिसे दस्यु प्रदेश भी कहा जाता है। अब डांग या दस्यु प्रदेश क्या है कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, जहां पर चंबल नदी जो है अवनालिका अपर्दन से बीहड़ युक्त क्षेत्र का निर्माण करती है, और उस बीहड़ युक्त क्षेत्र में जहां डाकू दस्यु निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डांग प्रदेश कहते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां डाकू दस्यु निवास करते हैं। डांग प्रदेश
कहलाता है। अब देखिए डांग या दस्यु प्रदेश क्या, यह सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको यह पूछा जाता है कि डांग या दस्यु प्रदेश में कौन से जिले शामिल है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यह 3 जिले दस्यु प्रदेश का भाग है। अब इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि डांग या दस्यु प्रदेश का मतलब होता है ऐसा जंगल वाला क्षेत्र, कहां पे, चंबल बेसिन में, कि चंबल नदी के आसपास जब चंबल अवनालिका अपर्दन करती है तो उस अवनालिका अपर्दन से जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनती है और उस उबड़ खाबड़ स्थलाकृति में घने जंगल पाए जाते हैं और उन जंगलों में जहां डाकू निवास करते हैं, दस्यु निवास करते हैं, उसे हम डांग प्रदेश कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, डांग प्रदेश जो है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि चंबल बेसिन का भाग माना जाता है, जबकि तोरावाटी जो क्षेत्र है यह किसके अंतर्गत है, यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत अर्ध शुष्क प्रदेश में शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जिस भौगोलिक क्षेत्र का हम अध्ययन करें, इसका प्रश्न सामान्यतः हमें भू आकृति प्रदेशों से पूछे जाते हैं कि डांग प्रदेश है यह किसका भाग है, तो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत चंबल बेसिन का भाग माना जाता है। इस प्रकार से हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र का नाम, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं और उसकी क्या विशेषता है, इसको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो भौगोलिक क्षेत्र है वह है मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश, अब समझना यहां से मेवात प्रदेश, यहां जो क्षेत्र है यहां कहलाता है मेवात प्रदेश। अब मेवात प्रदेश का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां मेव जाति क्या करती है, निवास करती है, जिसे हम क्या कहते हैं। अब इसका विस्तार कहां पर है, तो मेवात प्रदेश जो है यह अलवर, भरतपुर, डीग में स्थित क्षेत्र, स्थित क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती है। मेवात प्रदेश यानी कि मेवात जो है यह किससे बना है, मेव जाति से बना, कि वह क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती है वह क्षेत्र मेवात कहलाता है, जिसमें अलवर, भरतपुर के साथ अब डीग जिला भी शामिल है। अलवर, भरतपुर, डीग के आसपास का जो क्षेत्र जहां पर मेव जाति निवास करती है उसे हम क्या कहेंगे, मेवात कहते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वह आता है मेरवाड़ा प्रदेश। तो यहां जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां कहलाता है अब देखिए मेरवाड़ा प्रदेश क्या है कि अजमेर और ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र जहां मेर जनजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता था, मेरवाड़ा प्रदेश कहा जाता था।
मेरवाड़ा प्रदेश, अजमेर ब्यावर के आसपास का क्षेत्र जहां मेर जनजाति निवास करती है। मेरवाड़ा प्रदेश कहलाता है। यानी कि मेरवाड़ा प्रदेश क्या है कि अजमेर और ब्यावर के आसपास का क्षेत्र, पहले हम कहते थे अजमेर के आसपास का क्षेत्र, लेकिन अब जो है हम अजमेर और ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र जहां मेर जनजाति निवास करती थी उसे हम मेरवाड़ा कहते हैं। और मेर जनजाति से ही यह क्षेत्र क्या कहलाया, मेरवाड़ा कहलाया। और जब हम ब्रिटिश काल का अध्ययन करते हैं तो यहां पर जो है एक जो है छावनी थी मेरवाड़ा, नाम सुना होगा। और जब हम भौतिका प्रदेशों में बात करते हैं तो अजमेर और ब्यावर में जो पहाड़ियां हैं जो अरावली का भाग मानी जाती है उन्हें हम मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं, और जो कि मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना, मेरवाड़ा शब्द जो है वह मेरवाड़ा बटालियन भी यहां से प्रश्न बनता है, जिसका मुख्यालय जो है क्या था, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय था, जो विशेष रूप से हमें 1857 की क्रांति के अंतर्गत पूछा जाता है। वहीं पर क्योंकि 1857 की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरवाड़ा और खैरवाड़ा जो ऐसी दो बटालियन थी, ठीक है, उन्होंने भाग नहीं लिया था किसमें, 1857 की क्रांति के अंतर्गत। तो इस तरह से हमें जो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि मेरवाड़ा बटालियन, तो अब मेरवाड़ा बटालियन का सीधा संबंध किससे होगा, अजमेर के आसपास का क्षेत्र। क्यों, क्योंकि अजमेर के और ब्यावर के आसपास जो पूरा यह क्षेत्र है यहां पर मेर जनजाति निवास करती थी, और उस मेर जनजाति के कारण यह क्या कहलाया, मेरवाड़ा। इसलिए मेरवाड़ा प्रदेश भी कई बार पूछा जाता है। कई बार हमें जो है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश कहलाता था, जिसमें अजमेर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र आता था। जब हम अरावली की बात करते हैं तो मध्य अरावली के अंतर्गत जब हम पहाड़ियां पढ़ते हैं तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां पढ़ते हैं, जो कि कहां आती हैं, अजमेर और इसके आसपास की क्षेत्र मध्य अरावली में आती हैं। इसी प्रकार जब हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं तो मेरवाड़ा बटालियन के रूप में हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है प्रश्न विशेष रूप से भौगोलिक क्षेत्र को लेके पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न यहां से बनेंगे उनके बारे में, लेकिन सबसे पहले तो हमें भौगोलिक क्षेत्र में मेरवाड़ा क्षेत्र है तो कौन से जिले आएंगे, मेवात क्षेत्र है तो कौन से जिले आएंगे। इसके बाद आता है अगला है पूरा माही बेसिन, जिसमें छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश जो हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां जो है यहां है माही नदी, और माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र जिसे हम माही बेसिन कहते हैं, तो इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर यह तीन जिले आते हैं माही बेसिन। देखिए माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होती है, लेकिन इस माही बेसिन में तीन जिले आते हैं, और इन तीन जिलों को संयुक्त रूप से प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के रूप में जाना जाता। अब इस माही बेसिन में अलग अलग जो भाग है, जिसमें तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। एक तो आते हैं छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। अब ये छप्पन का मैदान क्या है,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास स्थित छप्पन गांवों या नालों का समूह। छप्पन का मैदान, यानी कि छप्पन का मैदान क्या है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में यह जो 56 गांवों का समूह है, इसे ही क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। तो ये ध्यान रखना, 56 का मैदान 56 गांवों या नदी नालों का समूह है जिसका फैलाव बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, उसे हम 56 का मैदान कहते हैं। एक और है 56 की पहाड़ियां, जो कि बालोतरा से लगाकर सिवाना के बीच में जो 56 गुंबद के आकार की पहाड़ियां हैं, उन्हें हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और 56 की पहाड़ियां हम किसके अंतर्गत? लूनी बेसिन के अंतर्गत पड़ते हैं, जबकि 56 का जो मैदान है यह माही बेसिन का भाग है, क्योंकि 56 का मैदान माही नदी के आसपास है, जबकि 56 की पहाड़ियां बालोतरा में लूनी बेसिन के आसपास पाई जाती है, यानी कि जो गोडवाड़ प्रदेश का भाग है और यह जो है पुष्प प्रदेश का भाग है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, 56 की पहाड़ियां अलग है, 56 का मैदान अलग है। 56 का मैदान माही बेसिन में है, 56 की पहाड़ियां लूनी बेसिन में। 56 का मैदान पुष्प प्रदेश में है, 56 की पहाड़ियां गोडवाड़ प्रदेश का भाग है। क्लियर? इसके बाद दूसरा है, वह है काठल का मैदान। काठल का मैदान, या जिसे काठल प्रदेश भी कहा जाता है, काठल का मैदान यह क्या है? प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान या माही नदी के किनारे की भूमि काठल का मैदान। क्या कहते? यानी कि काठल का जो मैदान है यह भी माही बेसिन का भाग है, यानी कि पुष्प प्रदेश का भाग है, लेकिन काठल के मैदान का विस्तार केवल एक ही जिले में है, प्रतापगढ़ में। जबकि 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ था, लेकिन
काठल का मैदान केवल प्रतापगढ़। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि माही नदी के किनारे की भूमि क्या कहलाती है, या माही नदी का तटवर्ती मैदान क्या कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, काठल कहलाता है या काठल का मैदान कहलाता है। कई बार डायरेक्ट आता है कि माही नदी के तटवर्ती मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो काठल कहा जाता है, जिसका विस्तार किस जिले में है, केवल प्रतापगढ़ में। इसके बाद अगला पूछा जाता है वह है वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश। अब वांगड़ प्रदेश क्या है, वांगड़ प्रदेश जो है यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र वांगड़ प्रदेश क्या कहलाता है, वांगड़ प्रदेश कहलाता है। अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट कि वांगड़ प्रदेश क्या है, तो माही नदी जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पहाड़ियों को तोड़ते हुए एक विखंडित पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण करती है, इस विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वांगड़ प्रदेश कहते हैं। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो पहाड़ियां हैं इन्हें हम मेवल की पहाड़ियां कहते हैं, स्थानीय भाषा में मेवल कहते हैं। और इन मेवल यानी पहाड़ियों को तोड़कर एक मैदानी भाग का निर्माण करती है, जिसे विखंडित पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और उसी विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वांगड़ प्रदेश। तो मेवल यह भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, और वांगड़ प्रदेश भी क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। लेकिन जो सबसे प्रमुख अंतर है कि मेवल यहां अरावली का भाग है, जबकि वांगड़ प्रदेश यह माही बेसिन का भाग है, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि वांगड़ प्रदेश, काठल का मैदान और छप्पन का मैदान तीनों दक्षिणी राजस्थान में हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। लेकिन यह तीनों माही बेसिन का भाग है, और माही बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। इसीलिए जो है हमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल नहीं है, तो छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएंगे, जबकि मेवल जो है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, जो कि अरावली के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए मेवल अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। और इस प्रकार से हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में कौन से जिले हैं, एक तो ध्यान रखना, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ें, चाहे हम पठारों के बारे में पढ़ें, चाहे पहाड़ियों के बारे में पढ़ें, चाहे हम भौगोलिक क्षेत्र मैदानों के बारे में पढ़ें, सबसे पहले तो उनका विस्तार। जैसे छप्पन का मैदान है, इसका विस्तार कहां है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। काठल का मैदान, इसका विस्तार कहां है, प्रतापगढ़ में। वांगड़ प्रदेश, इसका विस्तार कहां, सबसे पहले तो विस्तार पढ़ना, फिर वह किसका भाग है, किसका भाग है के मतलब है यहां माही नदी के किनारे, तो माही बेसिन का भाग है, माही बेसिन का भाग है, माही बेसिन। अब माही बेसिन किसका भाग है, तो माही बेसिन राजस्थान के भू आकृति में या राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, तो वह पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर उसकी जो विशेषता है, तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा है। अब कई बार जो है वांगड़ प्रदेश जो है यहां व्याघ्र घाट से बना है, इसे प्राचीन काल में व्याघ्र घाट कहते थे। क्यों? व्याघ्र यहां पर पानी, यानी इस घाट पर माही नदी में व्याघ्र पानी पीने आते थे, इसलिए व्याघ्र घाट कहलाया। और व्याघ्र घाट से क्या बना, वांगड़ प्रदेश बना। तो यह भी ध्यान रखना, वांगड़ प्रदेश को प्राचीन काल में व्याघ्र घाट के रूप में जाना जाता था। क्लियर? चले आगे बात करते हैं
और भौगोलिक प्रदेश की तो बात गोडवाड़ प्रदेश। अब देखिए यहां जो क्षेत्र है यहां कहलाता है और यहां जो नदी है यहां है लूनिन। अब गोडवाड़ प्रदेश क्या है कि लूनी बेसिन में लूनी नदी के आसपास जो पाली और जालोर में स्थित क्षेत्र है जिसका विस्तार मुख्य रूप से पाली और जालोर में है। यहां पर पहले गौड़ जाति के राजपूतों का क्या था क्षेत्र अधिकार था, इसीलिए यह क्षेत्र क्या कहलाया गोडवाड़ प्रदेश कहलाया। लूनी बेसिन में स्थित जालोर बेसिन में पाली में स्थित क्षेत्र जहां गौड़ जाति के राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था। गोडवाड़ प्रदेश कहलाता। अब देखिए गोडवाड़ प्रदेश क्या है। गोडवाड़ प्रदेश जहां पे गौड़ जाति के राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था वह क्षेत्र क्या कहलाया गोडवाड़ कहलाया। लेकिन गोडवाड़ जो है यह लूनी बेसिन का भाग है। लूनी बेसिन का मतलब है लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र जिसका विस्तार जालोर और पाली जिले में था वह क्षेत्र क्या कहलाया गोडवाड़। और इसीलिए यहां पर जो बोली बोली जाती है जिसे हम गोडवाड़ी बोली के रूप में जानते हैं और गोडवाड़ी बोली यहां विशेष रूप से पाली जालोर सिरोही यहां पर बोली जाती है। और गोडवाड़ी जो बोली है यहां मारवाड़ी की यानी कि पश्चिमी राजस्थानी की उपबोली के रूप में भी जानी जाती है। और गोडवाड़ी की जो प्रमुख रचना जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है वह भीलमाल के रहने वाले थे नरपति नल्हा, यानी इस गोडवाड़ प्रदेश के निवासी थे नरपति नल्हा। और नरपति नल्हा ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो है वह नरपति नल्हा द्वारा गोडवाड़ी बोली या गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई थी। इसीलिए राजस्थान के भाषा और साहित्य के अंतर्गत विशेष रूप से हमें गोडवाड़ी बोली को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कहां बोली जाती है, यह किसकी उपबोली है या इसमें कौन सी रचना लिखी गई है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न विशेष रूप से भौगोलिक क्षेत्र का ज्योग्राफी से भी आएगा, हिस्ट्री से भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर से भी, हर विषय से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और इसके बाद एक और प्रदेश आता है जिसे हम कहते हैं खेराड़ प्रदेश।
खैराड़ प्रदेश। अब देखिए खैराड़ प्रदेश क्या है। यहां जो नदी है, यहां है बनास नदी, और बनास नदी में के आसपास यानी बनास बेसिन में जहाजपुर, जो कि भीलवाड़ा में जहाजपुर से लगाकर टोंक के बीच जो एक बनास नदी मैदान का निर्माण करती है, उस मैदान को क्या कहा जाता है? खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़ की संज्ञा दी गई है। यानी कि बनास नदी द्वारा जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य निर्मित मैदानी प्रदेश खैराड़ प्रदेश खैराड़ प्रदेश क्या है कि यह जो है बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है, जिसका विस्तार जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक है। और यह जो मैदानी भाग है खैराड़ प्रदेश, यहां पर बोली बोली जाती है जिसे हम खैराड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? खैराड़ी। और खैराड़ी जो बोली है यह ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती तीन बोलियों का मिश्रण मानी जाती है। तो यहां से भी प्रश्न जो पूछा जाता है वह राजस्थान की भाषा और साहित्य से पूछा जाता है कि राजस्थान में खैराड़ी बोली कहां बोली जाती है। तो यह शाहपुरा के आसपास, इन शाहपुरा यानी कि भीलवाड़ा में, टोंक में और बूंदी के आसपास बोली जाती है, जिसमें कुछ ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण है, कुछ मेवाड़ी का है, कुछ हाड़ौती। यह तीन बोलियों के मिश्रण के रूप में जानी जाती है, जिसे हम खैराड़ी बोली कहते हैं। तो इसीलिए हमें जब हम राजस्थान के चाहे भूगोल का अध्ययन करें, चाहे हम इतिहास का अध्ययन करें, चाहे हम कला संस्कृति का अध्ययन करें, सबसे पहले हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में यदि सामान्य जानकारी है तो हमें पता चलता है कि उस भौगोलिक क्षेत्र से प्रश्न कहां पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में क्या आएगा, इतिहास में क्या आएगा, कला संस्कृति में क्या आएगा। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि यहां से प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। और यदि हमारे सिलेबस में राजस्थान की भाषा और साहित्य है तो निश्चित रूप से भौगोलिक क्षेत्र के प्रश्न भाषा और साहित्य में पूछे थे। यदि राजस्थान की स्थापत्य कला है तो निश्चित रूप से स्थापत्य कला को लेकर प्रश्न पूछे थे। और राजस्थान का भूगोल है तो वहां से जो है उसकी भौगोलिक विशेषता को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।